Hello my dear students, welcome back again. Can you recognize this picture? Yes, this is the picture of the great man R.K. Narayan. Whenever we take the name R.K. Narayan, one thing comes in our mind is the name of Malgudi Days, because Malgudi Days is actually the fictional world created by R.K. Narayan in his stories or essays. And today we are going to read the chapter Toasted English written by R.K. Narayan, which is the 18th chapter of Wind Chimes book, class 7. So let us know a brief description about R.K. Narayan. Personally, I like his stories very much. मुझे इनकी लिखी हुई स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है. तो चलिए R.K. नारायण के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं. R.K. नारायण का बर्थ 10 अक्टूबर 1906 में हुआ था एंड 13 मई 2001 वॉज हिज लास्ट डे. उनका पूरा नाम है ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी. इतना बड़ा नाम है इनका. इनको शॉर्ट में बोला जाता है R.K. नारायण. वो एक इंडियन राइटर है हु वॉज बॉर्न इन मद्रास. वो मद्रास में बॉर्न हुए थे, जो कि अब चेन्नई में पड़ता है. उनको चेन्नई बोला जाता है, मद्रास को. R.K. Narayan's distinctive contribution to the growth and development of English short story is well recognized both नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश स्टोरीज़ को लेकर, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़ को लेकर, ये सभी ने रिकॉग्नाइज़ किया है, सभी ने इसको अप्रिसिएट किया है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर हो. These stories have enriched the Indian English literature. The background of imaginary old world town Malgudi leads a unique charm to his stories. उन्होंने जो भी स्टोरीज़ लिखी है उसमें उन्होंने एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट किया है. उस वर्ल्ड का नाम है मालगुडी. और ये जो मालगुडी जो एक फिक्शनल टाउन है, ये उनके स्टोरीज़ में एक अलग चार्म ऐड करता है. द टेक्निक्स ऑफ tragicomedy employing a narrator, humorous description invested with wit and satire, depiction of life's grim struggle and its triumphs, enriched his stories with an underlying sense of stability and continuity. अपने स्टोरीज़ में ये जो ह्यूमर ऐड करते हैं या फिर ऐसा ऐड करते हैं कि एक नैरेटर स्टोरी को नरेट कर रहा है, या फिर उनकी जो कॉमेडी की स्टाइल है, ट्रेजिक कॉमेडी, या फिर उन्होंने जो अपने स्टोरीज़ में सटायर एंड विट का यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें, वो सारी एलिमेंट्स इनके स्टोरीज़ को बहुत ही स्टेबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूटी देती हैं. इट मीन्स दैट इनकी स्टोरीज़ जो रहती है वो पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है और उसमें विट, सटायर, ह्यूमर सभी कुछ रहते हैं, सारी एलिमेंट्स रहते हैं. R.K. नारायण ने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी है. उसमें से शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन ये है, मालगुडी डेज़ है, डोडो एंड अदर स्टोरीज़, साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज़ एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, ऐसे करके टोटल स्टोरीज़ हैं 9 यहाँ पर हम देखने के लिए मिल रही है, जिसमें से अंडर द बनियन ट्री एंड द अदर स्टोरीज़ आर वेरी फेमस. सो दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ R.K. नारायण. इन्होंने चिल्ड्रंस के लिए बहुत अच्छी बुक्स वगैरह लिखी है. इसमें इनके शॉर्ट स्टोरीज एसेज रियली पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं. चैप्टर्स नेम इज़ टोस्टेड इंग्लिश. अब ये नाम ही इतना अट्रैक्टिव है. लेट मी टेल यू दैट इन दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू फाइंड सटायर, विट, ह्यूमर and the origin of English and how the same language English can be used in different ways in different countries and different places. ये इन्होंने इस स्टोरी में बताया है कि कैसे इंग्लिश को सब अपने हिसाब से टोस्ट करके, एज वी टोस्ट अ ब्रेड एंड वी फाइंड अ डिफरेंट फ्लेवर. जब भी हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, टोस्ट बन जाता है. रहता ब्रेड ही है लेकिन उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है. इन द सेम वे इंग्लिश को कैसे सारी जगह पे अपने अपने हिसाब से टोस्ट करके उसे एक न्यू फ्लेवर दिया गया है, जिसका नाम है टोस्टेड इंग्लिश. एंड इंग्लिश इज़ बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिशर्स. बट जैसे ब्रिटिशर्स को हम लोगों ने इंडिया से हटा दिया, बट उनकी लैंग्वेज इंडिया में आज भी चल रही है. इंग्लिश को काफ़ी इंपॉर्टेंस भी दी जाती है, बट वी हैव मॉडिफाइड द लैंग्वेज इंग्लिश अकॉर्डिंग टू आवर नीड. जैसे ब्रिटिशर्स प्रॉपरली बोलते थे, हम वैसे नहीं बोलते हैं. We use it in different manner. The language is same, but we are using it in different manner. और कैसे वो सारा हम यहाँ पे प्रूव भी करेंगे. इन द सेम वे अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी ब्रिटिशर्स ने अपना रूल किया था, बट अमेरिकन्स ने उन्हें हटा दिया था. और हटाने के बाद ब्रिटिशर्स तो चले गए लेकिन उनकी लैंग्वेज वहाँ पर भी रह गई, अमेरिका में भी. तो R.K. नारायण इस चैप्टर के थ्रू, दिस इज़ एक्चुअली द सीरीज ऑफ द लेटर्स
ये चैप्टर जो है उनका ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है कि इंग्लिश को कैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इस चैप्टर में हमें यही देखने के लिए मिलेगा कि आर के नारायण जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, या फिर कहीं स्टूडियो में जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं और उन्हीं सारी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर एक ऐसे के रूप में उन्होंने लिखा है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड जस्ट स्टार्ट द चैप्टर। Restaurants they call for toasted English, referring to English muffins which though being made in America। अमेरिकन रेस्टोरेंट्स में आर के नारायण किसी अमेरिकन रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर अमेरिकन रेस्टोरेंट्स में किसी को मफ़िन्स मंगवाना हो तो वो उसे टोस्टेड इंग्लिश बोलते हैं। मफ़िन्स को टोस्टेड इंग्लिश बोलते हैं। मफ़िन्स एक्चुअली ओरिजिन हुआ है अमेरिका में ही। इट मीन्स मफ़िन जो कि एक खाने की डिश है वो अमेरिका से ही बिलोंग करती है, बट वो लोग उसे टोस्टेड इंग्लिश बोलते हैं। नाउ रिटेन इंग्लिश एज अ सॉर्ट ऑफ कंसेशन टू देयर ओरिजिन। रिटेन मीन्स होता है याद में रखना, किसी चीज़ को याद में रखना, और कंसेशन मीन्स होता है टू एग्री। जनरली छूट होता है इसका मीनिंग, बट यहाँ पर होगा एग्री करना। तो वो लोग मफ़िन्स को टोस्टेड इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश को याद में रखते हैं। इंग्लिश यहाँ पर टोस्टेड इंग्लिश में जो वर्ड है इंग्लिश, उसे मान ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जो ओरिजिन किया है मफ़िन्स के जगह टोस्टेड इंग्लिश जो ओरिजिन किया है नेम को, उसकी याद में वो इंग्लिश नाम को आज भी कंटिन्यू रखते हैं। इट मीन्स दैट जैसे हमारे इंडिया पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था, आफ्टर दैट वो तो चले गए बट उनकी लैंग्वेज यहाँ पर रह गई। इन द सेम वे अमेरिका में भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, वो चले गए बट उनकी लैंग्वेज यहाँ पर रह गई और उन्होंने भी उसको मॉडिफाई करके, इट मीन्स मफ़िन्स को अब वो अपने हिसाब से बोलते हैं टोस्टेड इंग्लिश। और टोस्टेड इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड को रहने देते हैं क्योंकि उन्होंने इस वर्ड को ओरिजिन किया है। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश एज अ सॉर्ट ऑफ कंसेशन टू देयर ओरिजिन। The same may be said of their language too. Americans too went through a phase of throwing out the Britishers. और यही चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं अमेरिकन्स के ऊपर, बिकॉज अमेरिकन्स ने ब्रिटिशर्स को तो बाहर निकाल के फेंक दिया, बट रिटेनिंग देयर लैंग्वेज एंड लेटिंग इट फ्लरिश ऑन अमेरिकन सॉइल। बट उन्होंने ब्रिटिशर्स को तो बाहर निकाल के फेंक दिया, बट उनकी लैंग्वेज को अपने सॉइल पर रहने दिया फ्लरिश होने के लिए। इट मीन्स दैट और भी डेवलप होने के लिए। द रिजल्टेड लैंग्वेज इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स ब्रिटिश काउंटर पार्ट। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद उनकी लैंग्वेज रह गई और वो जो लैंग्वेज थी जो कि यहाँ पर फ्लरिश हो रही थी वो ब्रिटिश लैंग्वेज से थोड़ी सी डिफरेंट थी। इट मे बी सेड टू हैव गोन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ टोस्टिंग। और वो जो न्यू लैंग्वेज जो आई, रिजल्टेंट लैंग्वेज जो कि ब्रिटिश लैंग्वेज से डिफरेंट है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ टोस्टिंग। इट इंग्लिश लैंग्वेज को जब कोई भी कंट्री अपने हिसाब से मॉडिफाई करके टोस्ट करके अपने हिसाब से यूज़ करती है, देन दैट लैंग्वेज इज़ कॉल्ड द टोस्टिंग इंग्लिश। One noticeable result of this toasting is that much of the formalism surrounding the use of English has been abandoned. Abandoned means होता है गिव अप कर देना, छोड़ देना। और ये जो न्यू लैंग्वेज हमारे सामने आती है, इसमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि जो ओरिजिन लैंग्वेज में, ओरिजिनल लैंग्वेज, इट मीन्स दैट ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज में जो फॉर्मलिज्म होता है, फॉर्मेलिटी बहुत होती है उनकी बात करने के स्टाइल में, उस फॉर्मेलिटी को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। फर्दर आर के नारायण प्रूव्स दैट कैसे न्यू लैंग्वेज में उस फॉर्मेलिटी को साइड हटाकर कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं अमेरिकन्स के लोग। इन अमेरिका दे हैव फ्रीड द लैंग्वेज फ्रॉम द स्टिफलिंग टायरनी ऑफ द पैसिव वॉइस। स्टिफलिंग टायरनी मीन्स चोकिंग, जिससे आपका दम घुटे, एंड सप्रेसिंग नोट, ऐसा टोन जिससे कि आपका दम घुट रहा हो। तो अमेरिका में लैंग्वेज में वो जो एक स्टिफलिंग टायरनी रहता है, इट मीन्स दैट वो ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी रहती है जिसको आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। उस फॉर्मेलिटी से अमेरिकन्स ने अपने लैंग्वेज को फ्री कर दिया है। वेयर वी शुड से ceremoniously dressing prohibited their signboards, as I noticed in the parks of Berkeley merely say newly planted don't walk। अमेरिकन्स ने जो न्यू लैंग्वेज ओरिजिन किया उसमें वो सिंपली क्या बोलते हैं, अगर कहीं पर नहीं जाना है तो वो बोलते हैं न्यू प्लांटेड डोंट वॉक।
यहाँ पर ये चीज़ न्यू कंस्ट्रक्ट हुआ है, आपको यहाँ पे नहीं जाना है। बट व्हाट ब्रिटिशर्स विल यूज़, ब्रिटिशर्स विल यूज़ ट्रेस पासिंग प्रोहिबिटेड। तो ब्रिटिशर्स बहुत फॉर्मेलिटी के साथ बोलते हैं, एंड अमेरिकन्स जो है उन्होंने इस लैंग्वेज को मॉडिफाई करके, टोस्ट करके बहुत सिंपल वे में बोल दिया है, न्यूली प्लांटेड डोंट वॉक। बस वो यही साइन बोर्ड लगाएंगे। एब्सोल्युटली नो पार्किंग लीव्स नो रूम फॉर स्पेकुलेशन एंड नो मोटरिस्ट नीड स्पेंड टू मच टाइम peering out and studying the notice। अब जब यहाँ पे लिखा हुआ रहता है नो पार्किंग, अमेरिकन्स जब कभी भी यूज़ करते हैं तो ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो लिख देते हैं नो पार्किंग। तो इससे स्पेकुलेशन को, देखने वाले को या फिर मोटरिस्ट को जो भी व्हीकल्स वगैरह चला रहे हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है टू मच टाइम स्पेंड करके एकदम अच्छे से घूरने की कि आखिर नोटिस बोर्ड में लिखा क्या हुआ है। दे कैन सिंपली अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नो पार्किंग, newly planted don't work। They will not spend too much time to understand that what is written on the signboard। In a similar situation, our authorities are likely to plant a 20-line inscription on the landscape to say। लेकिन हमारे authorities, it means that Britishers क्या करेंगे, बहुत सारी लंबी लाइन लिखेंगे सिर्फ इस बात को लिखने के लिए कि न्यूली प्लांटेड डोंट वर्क। What they will write? Under Municipal Act so and so this area has been reserved, etc., etc., and any vehicle stationed thereon will be deemed to have contravened subsection so and so of the Motor Vehicle Act, etc., etc. So if the Britishers will use the same thing, they will use it with formality। वो बहुत फॉर्मेलिटी के साथ किसी बात को बोलते हैं। अगर उनको एक सिंपल बात बोलनी होगी कि ये रोड न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, प्लीज़ डोंट कम इन, देन दे विल यूज़ दिस मच बिग सेंटेंस। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये फॉर्मेलिटी वाली लैंग्वेज आती है, वो लोग ऐसा यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं आर.के. नारायण। आई सॉ ऑन मैनी अमेरिकन ऑफिस डोर्स जस्ट डू नॉट एंटर द ट्रैफिक साइंस at pedestrian crossing never means words, they just say go or wait। वो एक इंसिडेंट बताते हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी टाइम्स अमेरिकन ऑफिस डोर्स पर ऐसा लिखा हुआ देखा डू नॉट एंटर, या फिर किसी ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड्स में उन्होंने ऐसा लिखा हुआ देखा गो और वेट, जिससे पेडेस्ट्रियंस को, इट मीन्स दैट चलने वाले लोगों को बिल्कुल भी ज़्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ता है, वो कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है गो और वेट या फिर डू नॉट एंटर। लेकिन यही चीज़ ब्रिटिशर्स के यहाँ पर वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं। इन अ हॉलीवुड स्टूडियो आई वॉज रादर स्टार्टल्ड टू रीड। एक हॉलीवुड स्टूडियो का किस्सा बताते हैं आर.के. नारायण, जिसमें वो बोलते हैं कि मैं पढ़कर भौचक्का हो गया था। आई वॉज स्टार्टल्ड टू रीड मार्क स्टीफेंस कीप आउट। वहाँ पे लिखा हुआ था मार्क स्टीफेंस कीप आउट। मार्क स्टीफेंस आए हुए हैं, कीप आउट, आप दूर रहिए। क्यों ऐसा लिखा हुआ था? मार्क स्टीफेंस इज़ अ बिजी टेलीविज़न पर्सनैलिटी। मार्क स्टीफेंस जो है वो एक बिजी टेलीविज़न पर्सनैलिटी है who does not like to be disturbed by visitors, और उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई विजिटर्स उन्हें आकर डिस्टर्ब करे। Incidentally, it left me wondering why Mr. Stevens does not like instructions। और ये पढ़कर, वो बोर्ड पढ़कर जिसमें लिखा हुआ था मार्क स्टीफेंस कीप आउट, इसे पढ़कर आर.के. नारायण काफ़ी वंडर हो गए, काफ़ी सरप्राइज़ हो गए। किस बातों से सरप्राइज़ हो गए? दो बातों से। एक तो ये कि मिस्टर स्टीफेंस को इंटरप्शंस क्यों पसंद नहीं है। जैसे कि वो एक टेलीविज़न है, टेलीविज़न सेलिब्रिटी है, तो उनको तो लोग अप्रोच करेंगे ही, तो भी उनको इंटरप्शंस पसंद नहीं है। और अगर इंटरप्शंस पसंद नहीं है तो उन्हें ऐसा लिखने की, ऐसे अनाउंस करने की ऑल डोर्स पर ज़रूरत ही क्या है। बट इट इज़ वन ऑफ द माइनर मिस्ट्रीज दैट मेक ट्रैवल थ्रू दैट कंट्री सो एनग्रॉसिंग। इन्हीं सारी बातों को हाईलाइट करते हुए आर.के. नारायण बोलते हैं कि यही सारी छोटी छोटी मिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि वो अपने बोर्ड पर लिखते हैं मार्क स्टीफेंस कीप आउट, और अमेरिकन्स अपने बोर्ड पर लिखते हैं डू नॉट एंटर। वो बहुत सिंपल वे में लिखते हैं, एंड ब्रिटिशर्स बहुत फॉर्मेलिटी के साथ, मिस्ट्रीज़ के साथ लिखते हैं। तो शायद यही वो सारी छोटी छोटी मिस्ट्रीज़ है जो कि उस कंट्री को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। इट मीन्स दैट बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है।
Further, R.K. Narayan adds that the process of toasting English language is successful in other means also. ये जो toasting English हुआ है ये other way में भी successful है. कैसे है? Because Americans have evolved certain basic keywords. Americans ने कुछ basic keywords origin किए हैं, कुछ नए keywords बनाए हैं which may be used anywhere anyhow, जिसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी और कैसे भी यूज़ कर सकते हैं. वर्ड्स विच हैव यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़, और उन सारे वर्ड्स का यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ है. इट मीन्स दैट आप सेम वर्ड्स को कभी भी कहीं भी वर्ड यूज़ करेंगे और वो उस सिचुएशन पे जाके प्रॉपर फिट हो जाएगा. कितनी ह्यूमर की बात है ये. आई मे मेक माई पॉइंट क्लियर, और वो अपना ये जो पॉइंट दिए हैं वो इस पॉइंट को क्लियर भी करके दिखाएंगे. कैसे दिखा रहे हैं? इफ़ आई मेंशन द एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड चेक, R.K. नारायण बोलते हैं कि मैंने जो पॉइंट दिया है कि वो एक वर्ड को हर जगह कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, उसे वो जस्टिफाई भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं एग्जाम्पल देके. और वो एग्जाम्पल लेते हैं वर्ड चेक का, विच मे सेफली बी लेबल्ड द अमेरिकन्स नेशनल एक्सप्रेशन, जिसको वो लेबल देते हैं अमेरिकन्स नेशनल एक्सप्रेशन के साथ. While British uses confines it to its bare dictionary definition, लेकिन अगर ब्रिटिशर्स इस वर्ड को यूज़ करेंगे तो वो उसका मीनिंग वही निकलेगा जो कि सिर्फ डिक्शनरी में दिया हुआ है. बट अमेरिकन्स इसको अलग तरीके से हर जगह यूज़ कर सकते हैं. द अमेरिकन्स यूज इट एनीवेयर, दिस एक्सप्रेशन बीइंग सो डिवाइज्ड दैट वन मे ब्लाइंडली अटर इट एंड स्टिल फाइंड दैट इट इज़ एप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन. वो बोलते हैं, R.K. नारायण बोलते हैं कि कोई भी इस वर्ड को कहीं भी यूज़ कर सकता है, अटर कर सकता है, और वो जाके अप्रोप्रिएट उस ओकेज़न पर फिट भी हो जाएगा. आई विल चेक मीन्स आई विल फाइंड आउट. अगर कोई बोले आई विल चेक, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि हाँ मैं देखता हूँ. आई विल फाइंड आउट, आई विल इन्वेस्टिगेट, हाँ मैं देखूँगा, एग्जामिन करूँगा, या फिर स्क्रूटनाइज करूँगा, वेरीफाई करूँगा, या फिर प्रॉप करूँगा. तो ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या होगा? चेक. अगर वो चेक बोलते हैं तो उनका ये सारा वर्ड का मतलब निकलता है. यू चेक, अगर कोई बोले यू चेक मीन्स योर टिकट. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको अगर अमेरिका में कोई बोले यू चेक, इसका मतलब होता है वो आपसे टिकट मांग रहा है या फिर टोकन मांग रहा है. और वॉट एवर यू मे हैव टू प्रोड्यूस, या फिर आपके पास जो कुछ भी है वो उस चीज़ को मांग रहा है. चेक रूम, अगर कोई बोले चेक रूम इज़ वेयर यू लीव योर पोजेशन फॉर अ वाइल. अगर कोई बोले चेक रूम तो इसका मतलब होता है कि वो किसी उस जगह को इंडिकेट कर रहा है, उस रूम को इंडिकेट कर रहा है जहाँ पर आप अपने पोजेशंस थोड़ी देर के लिए छोड़ते हो. पोजेशंस छोड़ते हो इट मीन्स आपके जो भी लगेज वगैरह है आप उसे छोड़ते हो थोड़ी देर के लिए. अगर कोई चेक को गर्ल के साथ यूज़ करे, चेक गर्ल, देन इज़ वन हु टेक्स केयर ऑफ योर कोट, अम्ब्रेला और एनीथिंग एल्स यू मे लीव इन कस्टडी. तो चेक गर्ल उस गर्ल को रिफ़र करता है जो कि आपके कोट, अम्ब्रेला या फिर और जो कुछ भी आपके पास है आप उसकी कस्टडी में दे देते हो. दैन चेक गर्ल इज़ रिफरिंग टू दैट पर्सन. चेक इन एंड चेक आउट, एट फर्स्ट आई हर्ड इट एज चेक आउट एंड फेल्ट रादर डिस्टर्ब्ड, refers to one's arrival in a hotel and departure therefrom. R.K. नारायण बोलते हैं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था चेक इन एंड चेक आउट तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बिकॉज मुझे सुनाई दिया था चेक आउट. बट बाद में मुझे समझ में आया कि किसी होटल्स में जब आप आते हो तो उसे चेक इन बोलते हैं, और जब होटल से डिपार्चर करते हो तो उसे चेक आउट बोलते हैं. इट मीन्स दैट यू आर डिपार्चरिंग फ्रॉम दैट होटल. एंड देयर आर स्कोर्स ऑफ अदर इंसिडेंटल यूजेस फॉर द वर्ड. और भी बहुत सारे इंसिडेंटल यूजेस हैं चेक वर्ड के. इफ़ यू एवर हार्ड अप फॉर अ नाउन और अ वर्ब, यू मे सेफली अटर द वर्ड चेक and feel confident that it will fit in. Further, R.K. नारायण is saying that अगर आपको कभी भी confusion हो कि check word जो है वो noun है या फिर verb है, तो आप बिना किसी hesitation के उसको easily use कर लीजिए और आप confident रहिए कि ये किसी भी situation में जाके proper fit हो जाएगा. That's why he has written here कि आप सेफली अटर कर सकते हो चेक वर्ड को, और कॉन्फिडेंट रहिए कि वो नाउन है या वर्ब है, वो क्या है ऐसा आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज
दैट इट विल फिट इन, क्योंकि वो पक्का फिट हो जाएगा। फैबुलस इज अनदर वर्ड दैट इज यूज्ड इन दैट कंट्री फ्रीली, और चेक के जैसे ही फैबुलस एक दूसरा वर्ड है जो कि उस कंट्री में फ्रीली यूज़ किया जाता है विदाउट मच प्री मेडिटेशन। इट मीन्स दैट ज़्यादा सोचे समझे बिना आप फैबुलस वर्ड को कहीं भी यूज़ कर सकते हो एंड वो जाकर कहीं भी अच्छे से फिट हो जाएगा। ऑफ कोर्स एवरीवन नोज दैट फैबुलस मीन्स, बट द अमेरिकन यूजेस हैज़ एनलार्ज इट सेंस। ऑफकोर्स हर किसी को पता है फैबुलस वर्ड का मतलब क्या होता है, लेकिन अमेरिकन्स ने फैबुलस वर्ड के यूजेस को एनलार्ज कर दिया है, बहुत बढ़ा दिया है। आई फाउंड अ लेडी इन विस्कॉन्सिन डिक्लेयर, ओह दोज कैट्स ऑफ माइन आर फैबुलस, एंड मीनिंग दैट दे वेयर इसेंट्रिक। सो व्हेन द लेडी डिक्लेयर्स दैट दोज कैट्स ऑफ माइन आर फैबुलस, तो यहाँ पर फैबुलस का मीनिंग इसेंट्रिक हो रहा है। इसेंट्रिक मीन्स दैट समथिंग अनयूजुअल, जो कि यूनिक होता है और बेस्ट होता है। एंड नेक्स्ट टाइम, ओ सो एंड सो ही इज फैबुलस मे मीन एनीथिंग फ्रॉम अ सिंसियर कॉम्प्लीमेंट टू एन इंसिनुएशन दैट सो एंड सो डिस्प्लेज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ चार्मिंग लुनेसी। पहले कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता कर लेते हैं। इंसिनुएशन मीन्स होता है सजेस्टिव, जैसे कि आपको कुछ सजेस्ट किया जा रहा है। ल्यूनेसी मीन्स पागलपन, लाइक जो बहुत नॉटी होते हैं। तो एक टाइम में फैबुलस मीन्स दिखाया जो कि बहुत यूनिक है और जो बेस्ट है, एंड दूसरी बार वही फैबुलस जब यूज़ हो रहा है दूसरे सेंटेंस में, देन इट इज़ मीनिंग इट मे मीन एनीथिंग फ्रॉम अ सिंसियर कॉम्प्लीमेंट, जो कि कभी ऐसा लगता है कि कोई सिंसियर कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, या फिर ऐसा सजेस्ट करता है कि ये माइल्ड फॉर्म ऑफ चार्मिंग लुनेसी है। इट मीन्स दैट ऐसा लगता है जैसे नॉटीनेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फैबुलस, चेक एंड ओके, दैट इज़ द अपकमिंग वर्ड। ये सारे वर्ड्स आर के नारायण ने डिस्क्राइब किए हैं कि कैसे अमेरिकन इंग्लिश में इनके डिफरेंट मीनिंग्स है, सेम वर्ड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स एट द डिफरेंट टाइम्स। सो इट इज़ वेरी हिलेरियस। So this was the first part of the chapter of the essay Toasted English. I will cover the rest part of the chapter in the next video. Till that time, try to understand this chapter and we will continue the chapter in the next video. Thank you so much. Let us meet with the second part of the Toasted English.